हेलो एवरीवन। तो हमने अभी तक देखा था कि लांगवान जी और लंजा दोनों की ही शादी विभूषण से हो चुकी थी और वहाँ पर डेविल किंग ने हमला कर दिया था। विभूषण के हस्बैंड्स मतलब लांगवान जी और लंजा दोनों के ही स्पिरिट को डेविल किंग ने उनके शरीर से बाहर निकाल दिया था, मतलब उनकी सोल को बाहर निकाल दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। डेविल किंग ने बड़े ही ज़ोर से लांगवान जी और लंजा का गर्दन पकड़ा हुआ था। वह हंसते हुए कहता है, अरे आज तो तुम्हारी शादी थी ना? हाँ, सुनने में तो यही आया था। चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफी के सामने तुम्हें मैं इतनी बदतर मौत दूंगा कि तुम्हारी वाइफी डरेगी डरेगी किसी और से शादी करने से। शादी से कि पहले ही दिन वो विडो हो जाएगी। ये सोचकर, ये बोलकर वे हंसने लगता है। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग एकदम से भौचक्के के रह गए। सभी अपने ही जगह पे जम गए थे। तभी डेविल किंग विभूषण की ओर देखता है और कहता है, ओ तो तुम हो इसकी वाइफी, क्या नाम है तुम्हारा? देखो तुम्हारे दोनों हस्बैंड या हाँ, तुम्हारे ही दोनों हस्बैंड मेरे हाथों कैसे मारे जाएंगे। चिंता मत करो ब्यूटी, इसके बाद तुम्हें मैं अपनी क्वीन या क्वीन तो नहीं पर हाँ अपने कंकोवाइन जरूर बनाऊंगा। ये सुनते ही लांगवान जी और लंजा का तो खून अपने आप खोलने लगता है। वे पूरी कोशिश करते हैं पर वे अपने जगह से हिल नहीं पा रहे थे। वे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। लांगवान जी और लंजा को डेविल किंग ने गर्दन को पकड़ के हवा में उठा रखा था, जिस वजह से वे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और आखिर वो कर भी कैसे पाते? वो एक स्पिरिट जो थे। इधर लांग विभूषण ये सब सुनकर बस डर गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे अंदर सा कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये जो भी उसे महसूस हुआ था वो हल्का हल्का, जैसे कि देखते नहीं अपना तबीयत खराब होती तो हल्का हल्का महसूस होता, वैसे ही उसे महसूस हुआ था। तभी डेविल किंग ने लांगवान जी और लंजा को तेजी से फेंका। दोनों ही दीवार से के आर पार जाकर दूसरी तरफ फेंका गए थे, दूसरी तरफ फेंक गए थे, मतलब बहुत ज़ोर से। और वे फिर विभूषण की तरफ जाने लगा। विभूषण की तरफ जाते हुए उसके जा रहा था, तभी उनके बीच में विभूषण के फादर आकर खड़े हो जाते हैं। विभूषण के फादर को देखते ही डेविल किंग उनकी गर्दन पकड़ता है और उन्हें नीचे फेंकते हुए मुक्के पे मुक्का उनके चेहरे पे मारे जा रहा था। ये देखकर विभूषण बड़े ही गुस्से में आ जाता है और अचानक से उसके चारों तरफ एक ओरा क्रिएट होने लगता है। जी हाँ, समय से पहले, समय पे जो नहीं होता वो इमोशनल करा देता है। अपना रिश्ता वो करा देता है जो कि समय से पहले हो जाता है। रिश्ता वो है जो इंसान को हद से गुजरने के लिए बिल्कुल ही मजबूर कर देता है और आज वही होने वाला था। विभूषण की जो एनर्जी 3 महीने या 6 महीने बाद खुलने वाली थी, वो आज अपने आप ही अपने अस्तित्व में आने लगी थी। वो अपने अस्तित्व के होने का एहसास कराने लगी थी। विभूषण की सील टूट चुकी थी। उसके आसपास गोल्डन ओरा बनने लगा था। विभूषण के बाल हवा में उड़ने लगे। विभूषण के रोब भी हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते विभूषण के ब्लैक या वाइट नहीं, गोल्डन कलर के विंग्स बाहर आ जाते हैं और वे हवा में उड़ने लगता है। वो कुछ ही दूरी में, कुछ ज़मीन से कुछ दूरी पे ही खड़ा उड़ रहा था। ये देखकर डेविल किंग अपने ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। उसके सामने एक हेवनली ब्यूटी थी, जिसकी ब्यूटी देखकर कोई भी एकदम हैरान हो जाए, अपने आप को खो दे ऐसी ब्यूटी देखकर। हाँ, विभूषण वो ब्यूटी थी। विभूषण के सामने सब पानी थे। विभूषण की वो आइस जिसमें गुस्सा था, जिसे देख के लांगवान जी और लंजा बस उसके पीछे पागल हो चुके थे। आज फिर कोई उसके चेहरे और उसकी ब्यूटी देख के पागल हो चुका था। हाँ, ये कोई और नहीं, डेविल एम्परर था। आज वो भी अपना दिल हार चुका था। उसने जैसे ही विभूषण को देखा वो वहीं अपनी जगह पे जम गया। विभूषण अपने आप को हवा में उड़ाने लगा और वो डेविल किंग को गुस्से में देखते हुए अपने आँखों को
जैसे अपन गुस्से में अपनी आंखों को मीच के किसी को नहीं देखते हैं गोड़ लगाकर, वैसे देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम जो भी हो, डेविल एम्परर या डेविल किंग, मुझे नहीं पता, पर तुमने मेरे फादर को चोट पहुंचाने की गलती की है, तुमने मेरे हस्बैंड्स को चोट पहुंचाने की गलती की है, और मैं इस गलती को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कह के वे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वहाँ पर सब कुछ अपने आप बदलने लगा। विभीषण की ब्यूटी देख के डेविल एम्परर अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। वे उसके पास जाता उससे पहले उसका ध्यान ऊपर गया आसमान पे, जहाँ पे डेविल एम्परर ने अपनी शक्ति मतलब हिनायरन को ऊपर छोड़े रखा था, जिस वजह से पूरा आसमान काले बादलों से घिराया था। ऐसा था जैसे कि मानो रात से भी रात काली हो गई हो, रात भी उसके सामने फीका लग रहा हो, काजल भी उसके सामने फीका लग रहा हो, ऐसा अंधेरा था चारों तरफ। विभीषण ऊपर की ओर उड़ने लगता है। वे जितनी तेजी से उड़ रहा था उतनी ही तेजी से उसका विंग्स हिल रहे थे। ये देख के डेविल एम्परर तो मानो 1 मिनट के लिए सब कुछ खो बैठा है। उसकी वे विभीषण की ब्यूटी में अपने आप को खोया हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको किसी चीज़ का होश था ही नहीं। इधर विभीषण बस उड़ते हुए वहाँ पे जाकर इन आयरन के चारों ओर उड़ने लगा। हीन आयरन इस धरती का सबसे बुरा और सबसे शक्तिशाली कोई ताकतवर हथियार है तो वो है हीन आयरन। हीन आयरन ने अपनी शक्तियों को इस तरह से फैलाया था कि कोई आम कल्टीवेटर सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसका ओरा उसके अंदर से ब्लास्ट करते हुए बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से धरती हिल रही थी। विभीषण हीनायरन के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। वे मौका देख रहा था कैसे हीनायरन को ख़त्म किया जाए, कैसे वो हीनायरन के पास पहुँचे और हीनायरन को ख़त्म कर दे। पर हीनायरन को चारों तरफ से ब्लैक तूफान मतलब ब्लैक बवंडर ने घेरा हुआ था। उसके बीच में था वो हीनायरन, तो अगर विभीषण उसके पास भी जाएगा तो वो भवंडर में फंस जाएगा। और वो फंसे नहीं, पर पहली बार वो उड़ना सीखा है, उसे ढंग से उड़ना तक नहीं आता, फिर भी वे ऊपर उड़ रहा है। ये बड़ी बात है उसके लिए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके विंग्स आएंगे। उसे तो बस इतना पता था कि 18वें जन्मदिन में उसे कल्टीवेट करना सिखाया जाएगा। उसे भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। इधर विभीषण अपने जगह उड़ने जा रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बस उड़ने लगता है, गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। और उड़ते हुए वो गोल गोल चक्कर लगा रहा था। इधर लांगवान जी लंजा, जो दोनों ही दूसरी तरफ बेहोश थे, कुछ ही देर में उनका होश आता है। वे जैसे ही होश में आते हैं, 1 मिनट दोस्तों, ये मेरा बाल, अरे बाप रे क्या हो गया मेरे बालों के साथ। इधर भी लांगवान जी और लंजा दोनों ही बेहोश थे। उन्हें होश आता है, उनकी आंखें हल्की हल्की खुलती है। तब वो खड़े होते हैं तो महसूस करते हैं कि वो हवा में फ्लाई कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। तो वो अपनी ओर जब देखते हैं तो वो एक स्पिरिट है। उन्हें तब सब कुछ याद आता है और वे अपने शरीर की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक गोल मटोल सा डेविल आता है, जिसकी जीभ बहुत लंबी थी, सर पे एक बाल नहीं, कान लंबे लंबे, चेहरा से पेट गोल मटोल था, पर चेहरा मतलब सर उसका गेंद के साथ छोटा और गोल था, और उसके हाथ पैर बहुत छोटे थे। उसकी जीभ बहुत लंबी थी। उसके कान जो एक बड़ा और एक छोटा था, जैसे मानो कि उसे किसी अनपॉपुलर चीज़ से बनाई गई हो। दिखने में जितना अजीब उतना ही उसकी जीभ भयानक। तभी वो हंसते हुए कहता है, ओह हो, इंसानी एम्परर, तुम्हें क्या लगता है हम डेविल से क्या
हम डेविल से जीत सकते हो? अरे तुम तो डेविल एम्पर के लड़ने के लायक भी नहीं। वो तो तुम्हारे यहाँ गौरव बढ़ाया है तुमसे लड़के। पर चिंता मत करो, मेरे एम्पर को कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे स्पिरिट को खाने वाला हूँ। ये सुनते ही लांगवान जी लंजा गुस्से में उसे घूरते हैं। तभी वह जो भी था 2 टुकड़ों में कट चुका था। उसके पीछे कोई और नहीं, मैडम लेन थी। मैडम लेन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को खाने की बात करने की? तुम एक मामूली से डीवन हो। मेरा बेटा एक एम्परर है, तुम उसके औकात के बाहर हो। ये कहकर वह उसकी ओर एक सेक्रेटरी से देखती है और फिर उससे दूसरी तरफ देखते हुए जाने लगती है। लांगवान जी और लंजा दोनों ही स्माइल करते हैं। हाँ, ये एटीट्यूड, यही तो एटीट्यूड है जो लांगवान जी और लंजा के अंदर है। लांगवान जी और लंजा जिस एटीट्यूड के इतने बड़े वासा बने फिरते हैं, वो उन्हें मिला कहाँ से है? उनकी मदर और उनके फादर से ही तो मिला है। लांगवान जी लंजा अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं, उनकी बॉडी खड़ी हो जाती है। लांगवान जी लंजा के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तब भी वो दोनों अपने आसपास देखते हैं। अपने आसपास देखने के बाद उनकी सीधी नज़र आसमान की तरफ जाती है। वे आसमान की तरफ देख रहे थे। विभूषण अपनी ब्यूटी के बीच में किसी से लड़ रहा था। वो इन आयरन था। इन आयरन वो पावर है जिसे पाने के लिए हर डेविल अपनी फैमिली की जान दे दे। आखिरकार है क्या इन आयरन? हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, ऐसी हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों आत्माओं से बना एक हथियार है वो, जिसका इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं, जिसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं। यही है इन आयरन की शक्ति। उसे पावर को कंट्रोल करना मतलब अपने आप को उसका मालिक कहलाना, और ये इन आयरन को कभी मंजूर नहीं होता। वो उसी के कंट्रोल में जाता है जो उससे पावरफुल होता है। पर डीमन एम्परर तो पावरफुल नहीं था। ये सोचकर विभूषण वही खड़ा था कि डीमन एम्परर तो लांगवान जी के पावर का नहीं है। मैंने उसकी ऑरा को महसूस किया है। पर फिर तभी उसका ध्यान नीचे जाता है, जहाँ लांगवान जी और लंजा खड़े थे। उन्हें देखकर विभूषण के चेहरे पे अचानक एक छोटी सी स्माइल आती है और वो और तेजी से उड़ने लगता है। और वह एक भवंडर का निर्माण करता है जिसकी भवंडर का धुएं का रंग वाइट था। उसमें से गोल्डन ओरा निकल रहा था, मतलब गोल्डन बिजली। उस गोल्डन बिजली और तूफान के अंदर से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन निकलता है। ये ड्रैगन जाकर सीधा इन आयरन के ऊपर हमला करता है। इन आयरन का जितने भी भवंडर थे, वो जिस भवंडर के बीच में था, वो भवंडर पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तभी विभूषण इन आयरन के पास जाके इन आयरन को अपने हाथ में ले लेता है और वो जाकर डेविल एम्परर के सामने खड़ा हो जाता है। डेविल एम्परर को तो अभी तक कुछ खबर ही नहीं है क्या हो रहा है, उसे तो बस कुछ पता है, तो वो है विभूषण की ब्यूटी। हाँ, विभूषण की ब्यूटी। वो विभूषण की ब्यूटी को देखकर बिल्कुल खो चुका है। उसे तो ये भी नहीं पता कि हाँ वो युद्ध करने आया था, किसी 2 इंसान की जान लेने आया था, किसी 2 इंसान को उसके काम में टांग अड़ाने के लिए सबक सिखाने आया था। डीमन एम्परर वहीं खड़ा विभूषण को बस देख रहा था। तभी यही सब कुछ लांगवान जी और लंजा देख लेते हैं। उनका खून तो मानो खोला आया था। तभी वे डीमन एम्परर की ओर जाने लगते हैं। तभी विभूषण कहता है, तुम इसी का फ़ायदा उठा के मेरी फैमिली को और मेरे हस्बैंड को मारने आए थे, और आज तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। ये कहकर विभूषण के हाथ में जो हीन आयरन था, विभूषण उसे अपनी मुट्ठी बंद करता है और देखते ही देखते वो हीन आयरन कब धूल में बदल गया पता नहीं चला। ये देखते ही सब भौचक्के हो चुके थे। विभूषण अपनी जगह से अचानक से उड़ते हुए
फिर से अपने पंखों को फैलाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है डीमन एम्परर, तुम इन बत्तुकी चीज़ों को आजमा के मुझे हरा सकते हो? नहीं। ये कहते हुए विभीषण बेहोश हो जाता है। तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ने ही वाला था विभीषण को अपने गोद में लेकर यहाँ से गायब होने के लिए, पर तभी उसके पीछे से 2 तलवार उसके आर पार हो जाती है। ये कोई और नहीं, लांगवान जी और लंजा था। लांगवान जी और लंजा एक रोमांटिक आवाज़ में कहते हैं, सोचना भी मत उसे टच करने के लिए। विभीषण धरती पर गिरता इससे पहले लांगवान जी ने उसे अपने गोद में ले लिया था। और इधर डीमन एम्परर घायल होकर नीचे पड़ा था। डीमन एम्परर कहता है, इस जन्म नहीं सही, अगले जन्म ही सही, पर मैं तुम्हें हासिल करूँगा, तुम मेरे होगे। ये मन में और अपनी जुबान पे कहते हुए वे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दूसरी तरफ डीमन एम्परर का गुरु टीचर ये सब देखकर वहीं पे भचक्का ले चुका था। उसने सोचा था कि वे इस सब को हैंडल कर लेगा, पर नहीं, ये नहीं हो पाया। वो सोचा था कि अब उसकी जीत होगी, वो अपना पुराना बदला पूरा कर पाएगा, इंसानों को ख़त्म कर पाएगा। इंसानी एम्परर ने जो उसके साथ बहुत साल पहले किया था। हाँ, इंसानी एम्परर मतलब लांगवान जी और लंजा के फादर ने। इधर तो बाय बाय दोस्तों। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, पर अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ हेट कमेंट मत कीजिए अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ बस मत सुनिए। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर प्लीज़ हेट कमेंट नहीं, प्लीज़। अच्छा नहीं लगता यार, इतनी मेहनत करते स्टोरी की है, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो बस मत सुनिए, हेट कमेंट नहीं।